बहावलपुर में सर्दियों के आमद के साथ ही शहर में सुई गैस के कम प्रेशर का मसला असर उठाने लगा है। रीजनल मैनेजर ने प्रेशर के मसले को बरवक्त हल करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे मोहम्मद अमीन से। अमीन बताएगा क्या इकदाम शुरू किए गए हैं। मौसम सरमा की आमद है और मौसम सरमा में जो सुई गैस सार्फिन है, जहाँ गैस की जो खपत है बहुत ज़्यादा होती है, तो वहीं पर जो सार्फिन के मसाइल हैं वो भी बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर पर जो कंप्लेंट होती हैं जिसमें गैस लीकेज कंप्लेन है या कोई मीटर में फनी खराबी आ जाती है या मीटर, तो उस हवाले से जो है सुई गैस हुकाम जो क्या इकदाम किए और ख़ास तौर पर जो मौसम सरमा के दौरान इस हवाले से क्या प्लान है, इससे पहले कितनी जो कंप्लेंट आई हैं और कितनी रिजॉल्व हुई, जानते हैं। रीजनल मैनेजर साहब हमारे साथ मौजूद है। बशीर भाई बताइएगा, गुज़िश्ता साल कितनी कंप्लेंट आई थी और अब मौसम सरमा की आमद है, गैस का इस्तेमाल ज्यादा होगा, तो कंप्लेंट्स के हल करने के लिए क्या सोल्यूशन तैयार है? अच्छा जी, लास्ट ईयर हमारे पास कोई 23,000 टोटल कंप्लेंट्स रीजन में आई थी, जो कि रीजन कश्मीर से लेके लोधरा और इधर बहावल नगर तक इस एरिया पे मुश्तमिल है। तो उसमें से 18,000 जो कंप्लेंट्स थी वो प्रेशर के रिगार्डिंग थी, जिनको इमीडिएटली हमने रिजॉल्व किया था, और 2300 मीटर्स की थी वो भी रेक्टिफाई हो गई, और 2300 थी गैस लीकेज की वो भी रेक्टिफाई हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह 23,000 की 23,000 वो रेक्टिफाई हो चुकी हैं। अब चूंकि सर्दियां आ रही हैं तो हम इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि पूरे रीजन में कहीं पे कोई इशू ना आए, जो कि इस वक्त भी हमें कोई इशू, बहुत कम कंप्लेंट्स आ रही हैं और उन पे फौरी हम इकदाम करके तो उनको रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो मौसम सरमा में भी हमारी यही कोशिश होगी कि किसी भी सारिफ को जो है किसी किस्म की तकलीफ ना हो, और अगर रिगार्डिंग प्रेशर या मीटर या किसी किस्म की भी कंप्लेंट है तो 24 आवर हमारे कंप्लेंट्स ऑफिसेज जो हैं वो ओपन होते हैं, काम कर रहे होते हैं। वहाँ तशरीफ लाएं और अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कराएं, तो हम इंशाल्लाह विद इन 12 आवर्स जो है उसको रेक्टिफाई करेंगे। बिल्कुल 12 घंटों के अंदर जो है वो हल किया जाएगा। मोहम्मद अमीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन जिक्रिया यूनिवर्सिटी का हायर एजुकेशन की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज की सरबराही सदर ASA डॉक्टर अब्दुल सत्तार मलिक ने की। इसी बारे में मजीद बात करेंगे बिलाल नियाजी से। बिलाल बताएगा क्या मुतालबात हैं मुजाहिरीन के। जी बिल्कुल, HEC की तालीम के हवाले से, पॉलिसियों के हवाले से आज जिक्रिया यूनिवर्सिटी में एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, और इस हवाले से एहतजाजी मुजाहरे में जो फैकल्टी मेंबरान हैं, सदर एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन है, वो शरीक हैं। उस हवाले से मुतालबा किया जा रहा है कि HEC की जो पॉलिसी है वो इस हवाले से फौरी तौर पर तब्दील की जाए। हमारे से इस पर बात करने के लिए एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के सदर डॉक्टर अब्दुल सत्तार मलिक मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर बताइएगा, HEC 2005 से एक पॉलिसी लेके चल रही है जिसको कहा जाता है पोस्ट PhD एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट, और 15 साल से इस पॉलिसी को लिंगर ऑन किया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई मसला हल नहीं किया जा रहा। पूरी दुनिया के अंदर यह पॉलिसी अनप्रेसिडेंटेड है। दुनिया के कोई मुल्क आप उठा के देख लें, वहां पर यह रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप PhD कर लेंगे तो उसके बाद आप इतने साल तक, जब तक आपका तजर्बा नहीं होगा, आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। हमने स्टैटिस्टिकल डाटा अपने HEC के सामने रखा। मैं मिसाल देता हूं आपको, BZU की जिक्रिया यूनिवर्सिटी के 600 फैकल्टी मेंबर्स में से 450 फैकल्टी मेंबर इस पॉलिसी से अफेक्ट हो रही हैं। हमने पिछले दिनों असातिज़ा से ऑनलाइन डाटा भी कलेक्ट किया, कुछ दोस्तों का डाटा आ गया, लेकिन जब मैंने उसको स्केल आउट किया और चेक किया, तकरीबन 450 असातिज़ा। वजह बहुत सादा सी है, HEC की पॉलिसी के तहत होना यह चाहिए कि हर टीचर जब वो एज टीचर, नॉन PhD टीचर जब वो आता है तो 3 साल के अंदर अंदर अगर वो PhD में एनरोल हो और 4 साल के अंदर अंदर अगर वो अपनी PhD कंप्लीट कर ले, तब तो वो उस स्केल पर चलता है। लेकिन अगर वो 3 साल से ज्यादा का तजर्बा है, और हमारे यहाँ लोगों ने 15-15 साल के बाद, 10-10 साल के बाद भी दाखिला लिया है PhD के अंदर, और फिर उससे अगली इंपॉर्टेंट बात कि PhD कंप्लीट करने का जो ड्यूरेशन होता है वो भी वेरी करता है। खास तौर पे वो तमाम लोग जो BZU के अंदर PhD कर रहे हैं, तो उनको अपनी PhD कंप्लीट करने के हवाले से बाज़ औक़ात 5-5, 6-6 साल भी लग जाते हैं। तो इस तरह के लोग जो कि इससे अफेक्ट हो रही हैं, 10 से 15 साल का उनका तजर्बा मल्टीप्लाइड बाय 0 हो रहा है। हमने मुज़ाकरात किए और HEC ने यह वादा किया
یعنی یہ چیزیں ریکارڈ پر ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اس جو نوٹیفیکیشن ہے ہم اس کو ودرا کر دیں گے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اکیڈمک آج اسٹاف تک وہ سراپا notification- احتجاج ہے. بہت شکریہ بلال نیازی, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اپوزیشن حکومت کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکے گی. وفاقی وزیر ریلوے کی بہاولپور میں روہی سے خصوصی گفتگو. ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے گجرانوالہ جلسے سے کوئی خوف نہیں. اسی پر مزید جانیں گے محمود ظہیر سے. محمود بتائے گا مزید ان کا کیا کہنا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مقبول لیڈر شیخ رشید صاحب. ان سے جانیں گے کہ گجرانوالہ کا جلسہ پی ڈی ایم کرنے جا رہی ہے, کس حد تک کامیاب ہوگا یا جلسہ ہو بھی سکے گا نہیں ہو سکے گا. سر ذرا اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں اجازت مل گئی ہے, جلسہ ہونا چاہیے اور ہم اس بات کے حامی ہیں کہ جلسے ہوں, اور انہوں نے کافی 1 مہینے سے لگے ہوئے ہیں اس تگ و دو میں. اچھا ہو گیا ان کو اجازت مل گئی. کیسا ہوتا ہے کیسا نہیں ہوتا یہ تو پرسوں ہی اس پہ تبصرہ کریں. سر بلاول بھٹو صاحب اور اپوزیشن روزانہ کہہ دیتی ہے سلیکٹڈ حکومت کے چند دن رہ گئے ہیں. کتنے دن رہ گئے؟ یہ تو مولانا مفتی محمود صاحب بھی کہتے تھے 1 دسمبر کی ڈیٹ دے رہا ہے, 1 جنوری کی دے رہا ہے. مارچ میں انشاءاللہ سینٹ کے الیکشن کرائیں گے. مارچ میں انشاءاللہ تعالی سینٹ کے الیکشن کروائیں گے, کہنا تھا شیخ رشید صاحب کا. اور آج یہ ریلوے محمود اسٹیشن پر ظہیر آپ افتتاح ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. شکریہ آپ کا. ملتان میں مقررہ نرخوں پر آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک ہے. ڈی سی عامر کھٹے کی زیر صدارت سبسڈائز آٹے فراہمی بارے اجلاس ہوا. ممبر صوبائی اسمبلی ملک سلیم لابر کے اجلاس میں خصوصی شرکت. اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ خصوصی رضا ملک سے. جی رضا ملک, بتائے گا اجلاس کے حوالے سے. جی بالکل, عرضہ نرخوں پر سرکاری ریٹس پر آٹے کی فراہمی کے حوالے سے نہ صرف انتظامی افسران فوڈ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کو مانیٹر کر رہے ہیں, بلکہ اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ تمام جو لوگ ہیں انہیں آٹا سرکاری نرخوں پر دستیاب ہو سکے. اور اس حوالے سے جتنے بھی بڑے سٹورز ہیں شہر میں ان کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے اور وہاں سے بھی آٹے کی سرکاری نرخ پر سپلائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کھٹک. سر, آٹے کا جو ہے بحران نظر آ رہا ہے, اور کیا اب لاہے عمل طے کیا جا رہا ہے کہ فراہمی کس قدر بنائی جائے گی, اور جو چکیوں کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ کس طریقے سے طے ہوگا, انہیں کب سے کوٹا ملنا شروع ہو سکے گا؟ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ تھی اور جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی ہے اس کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی. اسسٹنٹ کمشنرز کو میں نے انسٹرکشنز دے دی, فوڈ ڈپارٹمنٹ کو بھی, کہ جو ہماری لسٹڈ شاپس ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کا کوٹا اویلیبل ہونا چاہیے اس کا مانیٹرنگ میکینزم پراپرلی دوبارہ بنائے. جس طرح پہلے 6-7 مہینے پہلے ہم نے پراپرلی اس کو مانیٹر کیا تھا جب لوگوں کی طرف سے کمپلینٹ سٹارٹ ہو گئی تھی. تو مل پہ بھی ہم اپنے آفیسرز ڈپیوٹ کر رہے ہیں, ساتھ میں جو شاپس ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی ہم دے دیں گے لسٹ ہے. اور اس کے علاوہ متعلقہ ایم پی اے ایم این اے صاحبان سے بھی میں کوآرڈینیٹ کروں گا کہ وہ بھی ان کو مانیٹر کریں, چیک کریں, اور جہاں پہ کمپلینٹ آئے گی اس کے خلاف ایکشن بھی ہوگا. اور انشاءاللہ کل سے جتنے بھی ہمارے میجسٹریٹس ہیں وہ بھی اس کو اسپیشلی چیک کریں گے. باقی جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مانیٹرز ہیں ان کی میں ڈیوٹی لگا رہا ہوں اسپیشلی, تاکہ ہم اس چیز کو انشور کریں کہ جو ہمارا گورنمنٹ کا کوٹا ہے وہ شاپ تک پہنچے اور وہاں پہ پینافلیکس اویزا ہو. اور یہ بھی میں نے انسٹرکشن دے دی ہے کہ گورنمنٹ کا کوٹا جس شاپ پہ آئے گا اس کا باقاعدہ الگ رجسٹر مینٹین کیا جائے. جی بالکل, جو ہے سرکاری نرخوں پر آٹے کی فراہمی کو یقینی بنانے کے حوالے سے اجلاس ہوا. بہت شکریہ رضا ملک, آپ تفصیل زدہ قرار دے دیا. مگر سرگودا میں انتظامیہ نے اس موقع حوالے سے حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا. پابندی کے باوجود سرگودا میں اینٹوں کے بھٹوں پر کام جاری ہے. اسی بارے میں مزید بات کریں گے جنید خان سے. جنید بتائے گا. جی, حکومت پنجاب کی جانب سے اسموک کی روک تھام اور اس سے بچنے کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. اسی حوالے سے حکومت پنجاب نے جو اسموک ہے اس کو آفت قرار دے کے مختلف اقدامات اٹھائے ہیں, جن میں اگر ہم بات کریں تو خاص طور پر جو ہے اینٹوں کے بھٹوں پر پابندی لگا دی ہے. صرف مخصوص قسم کے جو اینٹوں کے بھٹے ان کو اجازت دی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسپارکوں کی مدد سے سیٹلائٹ کے ذریعے جو فصلوں کے بقایا جات جو جلائی جاتی ہیں, باقیات جو جلائی جاتی ہیں اس پر بھی پابندی لگا دی ہے. اسپارکوں سے مانیٹر کیا جاتا ہے تاکہ ان کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اسی طرح جو ہے جو دھواں چھوڑتی گاڑیاں ان کے خلاف بھی جو چلان ہے ان کو کافی زیادہ بڑھا دیا گیا ہے. لیکن صورتحال جو سرگودا میں ہے وہ بالکل مختلف نظر آ رہی ہے. یہاں پر اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں نظر آ رہی. جو اینٹوں کے بھٹے ہیں مسلسل چل رہے ہیں. شہر کے جو بالکل نزدیکی علاقے ہیں, سرگودا شہر کا جو حصہ ہیں, خاص طور پہ اگر ہم بات کریں شاہین آباد روڈ کی, وہاں پر موجود جتنے بھی بھٹے ہیں سب چل رہے ہیں, جس کی جو دھواں چھوڑ رہے ہیں اور جو اسموک کا باعث بن رہے ہیں. حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. جنید خان, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا.
आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की काविश डेरा गाजी खान शहर भर में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा दिया गया। डीजी खान में 4.5 अरब रुपए की लागत का कार्डियोलॉजी अस्पताल मंसूबे पर काम जारी है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन बताएगा। डेरा गाजी खान में स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियोलॉजी सेंटर का मंसूबा दिन रात काम जारी है इसके ऊपर, और ये मंसूबा तकरीबन 4.5 अरब रुपए की लागत में मुकम्मल होगा। पहले फेज का काम इसका जारी है। 500 बिस्तर तक इस हॉस्पिटल की एक्सटेंशन की जानी है और इस सारी सूरत हाल में 2022 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। स्टेट ऑफ द आर्ट इस जो कार्डियोलॉजी सेंटर होगा डेरा गाजी खान, इसके अंदर ना सिर्फ महंगे से महंगा जो इलाज होगा मरीजों के लिए वो फ्री होगा, बल्कि इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो डेरा गाजी खान डिवीजन के साथ साथ बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, क्योंकि ये ट्राई बॉर्डर एरिया है, और कोई सलमान के लोग भी फायदा मंद हो सकेंगे। वो लोग जो कि अब ना सिर्फ लाहौर जाते हैं मजबूरी में या मुल्तान जाते हैं, अब इस प्रोजेक्ट के बाद उन्हें यहीं पर लाया जाएगा। मंसूबों समेत स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियोलॉजी अस्पताल की तामीर का मंसूबा भी ज़ेर तकमील है। मोहसिन उल मुल्क, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम सीईओज को दस्तावेजात की तस्दीक का मरासला जारी कर दिया गया। तमाम असासा की जाती फाइल्स मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। बात कर लेते हैं अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा बताइएगा। जी बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम असातिज़ा और स्कूल के सरबराहान की पर्सनल प्रोफाइल्स और दस्तावेज की तस्दीक के लिए मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले के मुताबिक स्कूल सरबराहान जो प्राइमरी स्कूल के और एलिमेंट्री स्कूल के प्रिंसिपल और हेड मास्टर्स होंगे, उनकी जो तस्दीक है दस्तावेज की वो मुतलका एईओस करेंगे। इसी तरह जो हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स होंगे, सीनियर टीचर्स होंगे, उनके दस्तावेज की जो तस्दीक है वो वहाँ के प्रिंसिपल करेंगे, और इसी तरह जो हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल होंगे उनके दस्तावेज की तस्दीक जो है वो मुतलका डीओस करेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया है। तमाम टीचर्स हिदायत जारी कर दी गई हैं। अलिशबा आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स में वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे की मुनासिबत से सेमिनार में आर्किटेक्ट्स ने अर्बन डिजाइन एंड टाउन प्लानिंग के मुतालिक लेक्चर्स दिए। मजीद बात करेंगे अली रियाज से। अली बताएगा सेमिनार के हवाले से। बिल्कुल, आज मुल्तान शहर भर में भी वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे की मुनासिबत से जो तकरीब है उसका इनेकाद किया गया था। BZU मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट डिपार्टमेंट में, जहां पर आर्किटेक्चर्स ने जो यंगस्टर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आर्किटेक्चर और जो बिल्डिंग डिजाइनिंग है उसके मुतालिक बताया है और बाकायदा तौर पर प्रेजेंटेशंस भी दिए हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी इमारतें और जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उसके लिए आर्किटेक्चर का क्या रोल होता है और किस तरह से जो एक आर्किटेक्चर है वो किसी भी बिल्डिंग में एक अहम किरदार अदा करता है। मुझे इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे, तफसीलात जानते हैं। आर्किटेक्चर मेरे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब से बताइएगा, खालिद भाई, किस तरह से क्या इंपॉर्टेंस है आज के दिन के हवाले से बताइए, क्या कहना चाहेंगे? ये यूएनओ चार्टर के तहत इंटरनेशनल डे होता है जिसको हम इंटरनेशनल आर्किटेक्चर डे कहते हैं, और ये हर साल अक्टूबर में मनाया जाता है। और इसी सिलसिले में मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स ने इसके तहत एक प्रोग्राम का इजरा किया है जो आपके सामने है। उसमें बेसिकली इसका मकसद जो ये है कि जो नई जनरेशन, जो नए आर्किटेक्ट्स आ रहे होते हैं, उनको इस दिन की अहमियत के बारे में बताना होता है कि जो आज तक बेहतरीन दुनिया में आर्किटेक्चर प्रोड्यूस हुआ है वो किन किन आर्किटेक्ट्स ने किया है और उनके लिए फ्यूचर में अच्छे आर्किटेक्ट बनने के कितने चांसेस हैं। उनको बेसिकली एक मोटिवेशन है ये उनके, ताकि वो अपने सीनियर से और जो यहाँ पे मौजूदा आर्किटेक्चर मेरिट बिल्डिंग्स हैं उनको देख के इस तरह की चीज़ें शाहकार तख्लीक कर सकें और ये सिलसिला चलता रहे, क्योंकि ये आर्किटेक्चर का और ह्यूमन बीइंग का चोली दामन का साथ है हमेशा से। आर्किटेक्चर और इंसानियत का चोली दामन का साथ है, ये हमें बताया इन्होंने। आज के दिन आगाही देना है अली रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान लिए चलते हैं। मुत्तहिदा मिलाद काउंसिल के सदर मिर्जा अरशदुल कादरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उलमाए किराम एक टीम के तौर पर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के काम को सआदत समझकर सरअंजाम दे रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 4 नकात पर मबनी है, इन पर हम बात करेंगे। माह रबीउल अव्वल की आमद है और इस माह मुबारक के शुरू होते ही
मुसलमानों के दिल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ठाठे मारते हुए समंदर में तब्दील हो जाते हैं। घरों, बाजारों, इमारतों को दुल्हनों की तरह सजा दिया जाता है। हर सू महाफिल मिलाद और जुलूस हाय मिलाद का एहतमाम हो रहा होता है। मगर परेशान कुन अमर ये है कि बाज़ शरपसंद अनासिर की जानिब से शान सहाबा व अहले बैत में की जाने वाली गुस्ताखियों के जरिए अमन व अमान को सबोताज करने की मजमूम कोशिशें की गईं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद मनाने वालों ने इस साजिश का इदराक करते हुए अमन का परचम बुलंद किया और साबित किया कि अहले सुन्नत सूफिया किराम के मानने वाले हैं। हम तमाम मुक़द्दस हस्तियों का अदब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रहीम यार खान में जमात उलमा पाकिस्तान, सुन्नी तहरीक और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत दीगर मजहबी जमातों की तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, अज़मत सहाबा कराम और अहले बैत की अज़ीमुश्शान रैली बेल्जियम चौक से दुआ चौक तक निकाली गई। इसी बारे में मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर बताएगा रैली के हवाले से। जी बिल्कुल, रहीम यार खान की दुआ चौक पे इस वक्त जो रैली निकाली गई थी, जिसमें जमात उलमा पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक, सुन्नी तहरीक समेत दीगर जो मजहबी जमातें थी उनकी जानिब से रैली निकाली गई थी। अज़मत तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, इसके साथ साथ जो अज़मत सहाबा कराम और अहले बैत के हवाले से। इसी हवाले से जानते हैं डबल सदर जमात उलमा पाकिस्तान रियाज़ अहमद नूरी हमारे मौजूद, उनसे जानते हैं आज की इस रैली के हवाले से क्या मैसेज देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अहले सुन्नत हमेशा पुरअमन है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत में निकले हैं और चूँकि रबीउल अव्वल शरीफ की आमद और इस्तकबाल रबीउल अव्वल शरीफ भी है और फिर हम सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला मजमाइन से मोहब्बत के लिए निकले हैं। इसी तरह हम अहले बैत तहार से अपनी अकीदत और मोहब्बत के लिए निकले हैं ताकि उनकी मोहब्बत में हम सब आगे आएँ और कौम को भी ये बताएं कि उनकी मोहब्बत के बगैर ईमान कामल और अकमल नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देखें कि कितना ठाठे मारता हुआ समंदर था, लेकिन कितना पुरअमन था कि एक पत्ता भी नहीं टूटा। और हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपनी आर्मी से मोहब्बत करते हैं और हमने मोहब्बत और भाईचारे की बात की है। और हम हमेशा नफरतें ख़त्म करने के लिए, मोहब्बतें पैदा करने के लिए, तासुब के बुत तोड़ने के लिए हम मैदान अमल में निकले हैं। और आज जब पाकिस्तान इस वक्त इस हालात से गुजर रहा है कि बैरूनी कुव्वतें पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं, पाकिस्तान में फ़िरकावारियत पैदा करना चाहती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो जम गफ़ीर था, जो ये ठाठे मारता हुआ समंदर था, ये सब मोहब्बत की, भाईचारे की, अखुवत की बात करके गए हैं। हम आपस में एक दूसरे के साथ इंशाअल्लाह प्यार का और मोहब्बत का रिश्ता हमेशा कायम दायम रखेंगे और जब भी कड़ा वक्त आए पाकिस्तान पर तो हम इंशाअल्लाह अपनी जाने भी कुर्बान करेंगे। रैली इख्तिताम पजीर होगी और इसके इख्तिताम पर नामूस रिसालत, अज़मत सहाबा कराम और अहले बैत की अज़ीमुश्शान रैली बेल्जियम चौक से दुआ चौक तक निकाली गई। आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।